A to Z स्टडी पॉइंट। जैसा कि देख रहे सीटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल महत्वपूर्ण नोट्स के रूप में। तो भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों को समझने का एक साधन होता है, जहाँ से भी एक नोट्स को रूप में तैयार कर सकते हैं। केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, इनके अन्य कुछ प्रकार भी हैं। जैसे भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में कार्य करती है। भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक रूप करने का भी प्रदान करती है। यहाँ से ये सभी नोट्स को आप तैयार कर लें, और जिसपे कहता भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में भी कार्य करती है। और अगर इसमें से बात करें तो भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने के लिए ये सहायक के रूप में ये कार्य करती है। यहाँ से भाषा अर्जन की यदि बात करें तो परिभाषा इसका क्या बताया जाता है। यहाँ इसमें साफ कहा जाता है कि मनुष्य में जन्मजात क्षमता है भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना व उसके सहज रूप में अपनी बोली विकास को माध्यम से भाषा अर्जन को सीख सकता है। और भाषा अर्जन करने की मुख्य पॉइंट क्या है, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, वातावरण प्रभाव होता है, और सहज प्रक्रिया और अचेतन, ये 4 प्रकार के माध्यम को आप याद रखेंगे। और 5वां होता है अर्जन संबंध मातृभाषा से ज़्यादा, और 6ठा है अनौपचारिक प्रक्रिया। और अनौपचारिक प्रक्रिया पर अधिकतर क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। भाषा अर्जन किस वजह से होता है, तो ये आप जान रहे हैं कि हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लेते हैं। और पर्यावरण जैसे बच्चा पैदा करना होते हैं, और जब वो परिवार वाले उससे बात करते हैं तो उससे बच्चे को भाषा आती है, किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जित करने पर्यावरण से सुनकर देखकर वो सीखते हैं। अब कहा जाए कि मातृभाषा क्या है, तो माता के साथ सीखी गई भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप होता है मातृभाषा। आपसे क्वेश्चन यहाँ भी ये पूछ सकता है कि मातृभाषा व्यक्ति का कौन सा रूप है, तो ये पहला रूप होता है। अतः बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। आप इसका क्वेश्चन लिख सकते हैं कि मातृभाषा किसे कहते हैं, तो आंसर लिखिए, बच्चे के घर में बोली जाने वाली प्राथमिक भाषा जो होती है, माँ की भाषा जो होती है, उसी को मातृभाषा कहलाती है। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक होती है। सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही सीख लेते हैं। स्कूल आने से पहले ही वे मातृभाषा में अपनी बात कहने और समझने में वो आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है कि भाषा अधिगम। भाषा अधिगम की यदि बात करें तो अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से होती है। अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग, जिसको कहते हैं सीखना। इसमें चेतन प्रक्रिया भी होती है, प्रयासपूर्ण रहना ये भी होती है, लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सामाजिक क्रिया के द्वारा सीखी जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपके सीटेट एग्जाम में भाषा सामाजिक यदि किसी भी ऑप्शन में रहे तो वो वाइगोत्स्की के अनुसार उसमें टिक को लगा देंगे। व्याकरण को संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए, ये कौन कहता है, तो वाइगोत्स्की कहते हैं। भाषा अर्जन भाषा अधिगम में अंतर क्या है, तो ये जान रहे हैं। भाषा अर्जन जो होते हैं अवचेतन प्रक्रिया में होती है, स्वाभाविक प्रक्रिया में होती है, अनौपचारिक प्रक्रिया में होती है और मातृभाषा प्रक्रिया में होती है। लेकिन भाषा अधिगम जो होते हैं वो चेतन प्रक्रिया, नियमबद्ध प्रक्रिया और औपचारिक प्रक्रिया जो कि दूसरी भाषा के रूप में वो प्रदान की जाती है। जैसा कि जान रहे भाषा अर्जन व भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है। भाषा अर्जन व भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या होता है, ये वातावरण पर भी निर्भर करती है। मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है और बच्चा एक अधिक भाषाएं जैसी अर्जित करते हैं और वातावरण से वो सीख लेते हैं। लक्ष्य की भाषा यदि करें टारगेट ऑफ लैंग्वेज, तो दूसरी भाषा का या स्कूल की भाषा को लक्ष्य की भाषा कहा जाती है। और मातृभाषा जिसको कहते हैं मातृभाषा कहते हैं मदर टंग, तो यह भाषा का पहला रूप होता है, इसे याद रखें। और भाषा दूसरी रूप क्या होता है, लक्ष्य भाषा, जो कि स्कूल की भाषा को हम सीखते हैं। तो मातृभाषा हमेशा अर्जित करते हैं और भाषा के विविध रूप होते हैं, तो उसको मातृभाषा मदर टंग कहते हैं, जिसको पहला रूप में दिया जाता है। आप जान रहे हैं कि राष्ट्रीय भाषा नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, लेकिन संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं मानी गई है। आगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज जो होता है हिंदी औपचारिक भाषा होती है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि अनौपचारिक भाषा और औपचारिक भाषा में क्या अंतर है, औपचारिक भाषा हम कहाँ से सीखते हैं और अनौपचारिक भाषा को हम कहाँ से सीखते हैं। 1963 के ओएलए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343A में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। भाषा सीखने के चरण क्या होते हैं, तो कुकिंग ये भी क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, जो कि 6 सप्ताह तक ये हो जाते हैं। बलबलाना जिसको बबलिंग कहते हैं 1 से 6 मंथ के बीच में शुरू हो जाते हैं। एक शब्द एक चरण 1 वर्ड स्टेक के रूप में 1 से ईयर से 4 के तक ये शुरुआत की जाती है। टेलीग्राफी व 2 शब्दों को पढ़ना लिखना वो कब सीखते हैं, तो 18 माह से 24 माह के बीच में, और 1.5 माह से
2 वर्ष के बीच में सीखते हैं। लंबे उच्चारण 2 साल से 4 साल के अंदर वो कर सकते हैं। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार ये कहा जाता है कि 1 साल में 3 शब्द सीखते हैं, 2 साल में 272 शब्द सीखते हैं और 5 साल में 2072 शब्द को सीखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 1 साल के बच्चे कितने शब्द को सीखते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वहाँ आंसर क्या होगा? 3 शब्द। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 272 शब्द जो बच्चे सीखते हैं वो किस एज से सीखते हैं, तो आंसर आपका होगा 2 साल से। तो ऐसे क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां क्या क्या होती है, अगर आप जान रहे हैं तो जल्दी से देख लीजिए, लेकिन आप नोट्स को भी तैयार कर लीजिए। तो भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां होती है व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, सम्मिश्रण विधि और संप्रेषण विधि, जिसको आगमन विधि और निगमन विधि के नाम से भी आगे हम पढ़ेंगे कि आगमन विधि निगमन विधि क्या होती है। तो ये 7 सूत्र को याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। अब एक एक करके चर्चा करेंगे कि व्याकरण विधि क्या है। इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। इसके बाद संयोजन और व्याकरण नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। अब आता है कि व्याकरण अनुवाद विधि। तो यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत ट्रेडिशनल और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही है और इसमें व्याकरण अनुवाद 2 परस्पर विधियों का संयोजित किया जाता है। मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है और प्रत्यक्ष विधि की बात करें डायरेक्ट मेथड से, तो व्याकरण अनुवाद की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि आविर्भाव होती है। इसमें मौखिक वार्तालाप की विधि भी कही जाती है। क्वेश्चन यहाँ से सीटेट एग्जाम में आपके दोस्तों पूछे जा सकते हैं कि प्रत्यक्ष विधि में क्या होती है, मौखिक वार्तालाप होती है, ओरल होती है या नहीं होती है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस विधि में शिक्षार्थी को मातृभाषा की मध्यस्थता के साथ साथ अन्य भाषा भी सिखाई जाती है और इस विधि में बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है केवल भाषा के आधार पर। तो सम्मिश्रण विधि में आप बात करें तो इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है और इस सम्मिश्रण विधि शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरण पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। अब आता है कम्युनिकेटिव मेथड। कम्युनिकेटिव मेथड क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया और शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण विधि का विकास हुआ है और भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना होती है। यह स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है। संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछा जाते हैं। अब आता है इंडक्टिव मेथड। यहाँ याद रखें क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि आगमन विधि क्या होती है। आगमन विधि में बच्चे पहले उदाहरण सीखते हैं, उसके बाद नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले विशेष सीखते हैं, उसके बाद समान से वो आते हैं, उसके बाद ज्ञात से अज्ञात की ओर आते हैं। 3 सूत्र को आप याद रखें। क्या क्या याद रखना है? उदाहरण से नियम की ओर आते हैं आगमन विधि, विशिष्ट से समान की ओर आते हैं आगमन विधि में और ज्ञात से अज्ञात की ओर आते हैं आगमन विधि में। उदाहरण के तौर पर जानते हैं, पहले हम संज्ञा के उदाहरण को देते हैं, उसके बाद में परिभाषा को हम बताते हैं। यानी ये आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किसी टीचर पहले संज्ञा के उदाहरण देते हैं, बाद में परिभाषा बताते हैं, ये कौन सा मेथड का उपयोग किया जा रहा है? तो ये आपका आगमन विधि होगा, इंडक्टिव मेथड होगा दोस्तों। अब आते कि निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। व्हाट इज डिडक्टिव मेथड? तो निगमन विधि क्या होती है? तो पहले ये नियम से उदाहरण की ओर आते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर आते हैं और पहले हम परिभाषा बताते हैं, फिर उसके उदाहरण व प्रश्न हल करवाने के लिए तैयार रहते हैं। किस विधि में? निगमन विधि में, डिडक्टिव मेथड में। जैसा कि जान रहे जीन पियाजे जी क्या कहते हैं, अहम केंद्रित वाक्य। जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना है। उसका कहना है कि अहम केंद्रित वाक्य क्या होती है? अहम केंद्रित वाक्य का मतलब होता है बच्चा खुद से ही बोलकर बात करता है 2 से 6 वर्ष की उम्र में। और भाषा एवं विचार पियाजे के अनुसार क्या कहा जाता है? तो जीन पियाजे कहते हैं पहले विचार आया फिर भाषा आई। आपसे क्वेश्चन यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि पहले विचार आया फिर भाषा आई, ये किस शिक्षाविद का देन है? तो आप कहेंगे जीन पियाजे साहब की देन है। जीन पियाजे कहते हैं कि विचार से भाषा आती है और विचार भाषा के सुनिश्चित भी करता है। अब लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। ये कौन कहते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं। इनके अनुसार निजी भाषा प्राइवेट स्पीच बालक ने संज्ञानात्मक विकास से सहायक होती है और इस तरह से आप इसको नोट्स को तैयार कर सकते हैं।
और यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछे जा सकते हैं। सामाजिक वाक्य किस उम्र में होती है, निज वाक्य किस उम्र की होती है और आंतरिक मौन वाक्य किस उम्र में होती है, ये सभी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यह चौमस्की के आधार से कुछ क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। जहाँ भी भाषा अर्जन की बात रहे वहाँ चौमस्की का नाम दिया जाता है। इस चीज़ को जरूर से जरूर याद रखें। अब भाषा कौशल की विधि आप जानते हैं, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा कौशल की मुख्य विधि है। अब यहाँ से गृहात्मक कौशल क्या होता है, सुनना और पढ़ना होता है, और अभिवादक कौशल होते हैं लिखना और बोलना। भाषा कौशल के मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है, सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। प्यारे दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और सीटेट के प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाके वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। थैंक यू।